नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धन का ब्लूप्रिंट बनने के 3 तरीके। जिस वीडियो सीरीज में हम द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड टी हार्व एकर साहब की किताब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि धन का ब्लूप्रिंट बनने के 3 तरीकों में से पहला तरीका क्या था, वो था वर्बल प्रोग्रामिंग यानी कि शाब्दिक प्रभाव। आज हम दूसरा तरीका जानने वाले हैं। दूसरे तरीके का नाम है अनुसरण यानी कि मॉडलिंग। जब आप छोटे थे तब बचपन में आपने क्या देखा था? तो बचपन में आपने आपके माँ और बाप को पैसे के मामले में क्या देखा था कि वो कैसे थे? वो दोनों या दोनों में से एक धन का प्रबंधन अच्छी तरह से करते थे या खराब तरीके से करते थे? वे फिजूल खर्ची करते थे या वो मितव्ययी थे? वो चतुर निवेशक थे या वो निवेश करते ही नहीं थे? वो जोखिम लेने से डरते थे या हमेशा जोखिम लेते थे? उनकी मानसिकता सुरक्षा सुरक्षा वाली रहती थी या जोखिम लेने वाली रहती थी? उनके पास पैसा टिकता था या हमेशा उतार-चढ़ाव होता रहता था? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या संघर्ष करने से आता था? आपके परिवार में खुशी का जो स्रोत था, वो पैसा था या पैसे की वजह से बहस और झगड़ा होता रहता था? ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि बंदर जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, है ना? तो हमने भी जो बचपन में देखा है वही कर रहे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर आपको अभी भी इस बात पर यकीन नहीं है, तो आप दूसरी कहावत का सहारा ले सकते हैं। दूसरी कहावत ये कि जो सेब होते हैं वो पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पेड़ लगे हो, पेड़ पर सेब लगे हैं तो उसके आसपास ही वो गिरेंगे। तो इसे और विस्तार से समझाने के लिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए लेखक महोदय 2-3 उदाहरण देना चाहते हैं कहानी के माध्यम से। पहली कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जिस कहानी में उन्होंने उनकी पत्नी को देखा, वो हैम बनाते समय उनके दोनों सिरे काटती थी। हैम जो है ये यू नो अमेरिका में लोग खाते हैं, सुअर का मांस होता है, हमारे भारत में तो नहीं खाते। तो हैम के दोनों सिरे काटती थी। तो लेखक महोदय को बहुत ही उत्सुकता हुई कि जाके पूछता हूँ ऐसा क्यों है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने कहा मेरी माँ भी ऐसा करती थी, इसीलिए मैं भी ऐसा करती हूँ। और संयोग से उसी दिन उनकी माँ डिनर के लिए उनके घर पर आने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि माँ से ही रात को पूछ लेंगे। तो उन्होंने माँ से पूछा। जब माँ रात को डिनर पर आई, तो उनकी माँ ने कहा कि मेरी माँ भी ऐसा करती थी, इसलिए मैं भी ऐसा करती हूँ। तो इन तीनों की उत्सुकता और जागृत हो गई। तो इन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि नानी से ही पूछते हैं। तो फिर उन्होंने नानी को कॉल लगाया और नानी को कॉल लगा के पूछा कि आप ऐसा क्यों करती थी? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पास कढ़ाई छोटी थी। कढ़ाई छोटी होने की वजह से मैं ऐसा करती थी और वही सिलसिला चलता रहा। तो सबक ये है, धन के मामले में भी हम अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं। दूसरी कहानी उन्होंने वो अपनी खुद की बताई। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी उद्यमी थे, वो इंजीनियर थे, भवन निर्माण के कार्य में लगे रहते थे। 12 मकान से लेकर 100 मकान के प्रोजेक्ट वो बनाते थे और हर प्रोजेक्ट में बहुत सारी पूंजी लगती थी। वो पूरे घर की पूंजी भी लगा देते थे, बैंक से कर्जा भी लेते थे और कर्जा भी दे देते थे। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता था, उनका ये कहना है कि मेरे पिताजी यानी हम जो है वो कड़के हो जाते थे और तब तक करके रहते हैं जब तक सारे मकान बिक ना जाए और उनके पास पैसा जो है वो आ ना जाए। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले वो कर्ज में डूबे रहते थे। और लेखक महोदय कहते हैं कि उस समय मेरे डैडी का मूड कुछ ज्यादा अच्छा खासा नहीं होता था, अच्छा नहीं होता था। उनसे पैसे मांगे हो तो फिर वो कुछ अलग तरह के डायलॉग की डिलीवरी करते थे, जैसे कहते थे मैं किस चीज से बनाऊं, तुम पागल हो गए हो क्या, दोबारा पैसे को मांगने के बारे में सोचना भी मत। और ये सिलसिला 1-2 साल साल तक चलता रहता था, जब तक सारे मकान उनके बिक नहीं जाते थे और वो मकान बिकने के बाद सारा पैसा नहीं आ जाता था। और जैसे ही मकान बिकते थे, उनके घर में पैसों की बरसात होनी चालू हो जाती थी। और लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी अचानक बदल जाते थे, वो खुश हो जाते थे, दयालु हो जाते थे, उदार हो जाते थे। वो खुद मेरे पास आकर मुझसे पूछते थे कि
क्या आपको पैसा चाहिए? तो मैं हाँ कह देता था और वो मुझे पैसा दे देते थे। और ये सिलसिला तब तक चलता था जब तक कि है ना, पिताजी वापस घर में आके ऐसी घोषणा नहीं करते थे जो कि हमारे लिए भयंकर घोषणा होती थी कि मुझे एक अच्छी जमीन मिल गई है और हम वहां पर मकान बनाने जा रहे हैं। तो उनको पता चल जाता था कि अभी 1-2 साल जो है संघर्षपूर्ण जीवन रहने वाला है। तो लेखक महोदय कहते हैं कि मेरे पिताजी की ये जो जीवन शैली थी, इस जीवन शैली के बाद जब मैं बड़ा हो गया, है ना, मुझे इस चीजों से छुटकारा नहीं मिला जब तक मैं 21 साल का होके उनके घर से निकल नहीं गया। जब मैं निकल गया तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं भी इंजीनियर बन गया, मैं भी बिल्डर बन गया, व्यवसाय के निर्माण में चला गया और मैं भी बहुत कमाता था। फिर बाद में कड़का हो जाता था, कभी मैं शिखर पर पहुंच जाता था, कभी मैं खाई में चला जाता था। मैंने और भी अलग तरह के बिजनेस किए और ये मेरे साथ भी होता 10 साल तक होता रहा, 10 साल तक। तो जब उन्होंने ये सारी चीजें सीखी जो आप अभी सीख रहे हैं, तो उनको ये पता चला कि समस्या जो है उनका बिजनेस नहीं है, समस्या जो है उनका पार्टनर नहीं है, समस्या जो है उनके कर्मचारी नहीं है, समस्या जो है अर्थव्यवस्था नहीं है, समस्या जो है उनका छुट्टी लेकर जाना नहीं है। समस्या इनमें कहीं पर भी नहीं थी। और वो कहते हैं कि ये जो आप अभी सीख रहे हैं, ये चीज मैंने जब सीख ली थी, अपने मस्तिष्क को धन के ब्लूप्रिंट के बारे में रिकंडीशनिंग करना, तब मुझे पता चला कि मैं अपने पिताजी का पैटर्न दोहरा रहा था। और अभी मैं अब इस वित्तीय सफलता के ब्लूप्रिंट को बदलता हूं और मैं लगातार बढ़ने वाली आमदनी का ब्लूप्रिंट बनाता हूं। और तब से मैं लगातार बढ़ने वाली आमदनी के इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से लगातार आमदनी ज्यादा कमा रहा हूं। लेकिन अब भी बोले ऐसे विचार आते हैं, जब भी बिजनेस को बदलने का विचार मन में आता है तो हमारे मस्तिष्क में अभी एक फाइल है, उनका ये कहना है। जब भी ऐसी कोई भावना आती है तो लेखक कहते हैं कि जो मस्तिष्क में हमारी फाइल है वो कहती है दिमाग को अपनी बात रखने का धन्यवाद, और अब हम दोबारा अपने काम पर ध्यान को केंद्रित करते हैं ना। कितना आसान है। तीसरी कहानी वो बताते हैं कि अक्सर सेमिनार में मुझे लोग मिलने आते हैं, स्टेज पर फोटो खिंचवाने आते हैं, ऑटोग्राफ लेने आते हैं, गले लगाने आते हैं, थैंक यू बोलने आते हैं, समस्या बताने आते हैं। एक उम्र दराज व्यक्ति जिसकी उम्र 63 साल थी, वो आया और उसने कहा कि मैं लंबे समय से बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, सेमिनार्स में जा रहा हूँ, कई वक्ताओं को मैंने सुना है, कई चीजें आजमाई है, शेयर बाजार में काम किया है, रियल एस्टेट में किया है, दर्जनों बिजनेस मैंने किए हैं, दोबारा यूनिवर्सिटी में जाके एमबीए भी किया है, आम लोगों से ज्यादा ज्ञान मेरे अंदर है, पर आर्थिक दृष्टि से मैं सफल नहीं हो पा रहा। और वो 63 साल का व्यक्ति उनको गले लगा के फूट फूट के रोने लगा। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत मेरी अच्छी होती है लेकिन अंत जो है वो खाली होता है, बैंक बैलेंस जो है वो खाली रहता है। तो पहले मैं सोचता था कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन अभी मुझे ये पता चला है आपकी बातें सुनने के बाद सब कुछ बदल गया है। और उनको ये पता चला कि गड़बड़ मुझ में नहीं है, मेरे डैड के जो ब्लूप्रिंट है उसमें थी, जिसको मैं दोहरा रहा था। उन्होंने कहा मेरे दिमाग में भी वही है जो मेरा विनाश कर रहा है। अगर ये चीजें मुझे 40 साल पहले पता चल गई होती तो आज कुछ स्थिति अलग होती। और वो फुट फुट कर और रोने लगा क्योंकि उसे लगा कि उसका इतना सारा ज्ञान बर्बाद हो गया। तो लेखक महोदय ने उनसे कहा, देखिए कोई भी सीखी चीज बर्बाद नहीं होती है, वो सारा ज्ञान आपके मस्तिष्क में छुपा हुआ है और आपके मस्तिष्क बैंक में छुपा हुआ है और अवसर की तलाश में है। अब आपने जब वित्तीय ब्लूप्रिंट को बदलने का निर्णय ले लिया है तो अब आप उन सारे ज्ञान का इस्तेमाल करके बहुत ही जल्दी आकाश तक पहुंच सकते हैं। तो लेखक ने कहा कि जब सच्चाई का हमें पता चलता है, एहसास होता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान खिल गई बड़ी, और उन्होंने गले लगाकर लेखक महोदय को धन्यवाद भी दिया। और लेखक महोदय कहते हैं कि जब मुझे उनकी चिट्ठी मिली कुछ समय पहले, तब उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था कि मैंने पिछले 18 महीने में जितनी दौलत कमाई है
उतनी दौलत मैंने पिछले 18 साल में भी नहीं कमाई। तो दोस्तों, ये धन के वित्तीय ब्लूप्रिंट को बदलने से संभव हो सकता है आपके पास दुनिया का बहुत सारा ज्ञान हो और योग्यता भी हो, पर वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता के लिए अगर आपने निर्धारित नहीं किया है तो आप वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहेंगे। आई रिपीट, हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता भी हो, पर वित्तीय ब्लूप्रिंट के लिए वित्तीय ब्लूप्रिंट को आपने सफलता के लिए अगर निर्धारित नहीं किया है तो आप वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहेंगे, है ना। लेखक ये भी कहते हैं कि हमारे कोर्सेस में भाग लेने वाले जो कई सारे लोग आते हैं, उनके माँ बाप ने द्वितीय विश्व युद्ध का जो मंदी का दौर है वो झेला है, और उस मंदी की दौर को झेलने की वजह से उनका धन का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया। और इन लोगों को झटका लगता है जिनके माँ बाप उस मंदी के दौर से गुजरे हैं, तो उनको ये पता चलता है कि धन संबंधी उनकी आदतों और विश्वासों ने उनके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डाला है। तो कुछ लोग जो है बोले पागलों की तरह खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा कभी भी डूब सकता है तो अभी आनंद ले लीजिए। और कुछ लोग बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं, पैसे को दांतों से पकड़ के रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचा के रखते हैं। यहाँ पर लेखक महोदय ये कहते हैं, बुद्धिमानी की सलाह क्या है? मुश्किल समय के लिए पैसे बचाने का विचार भले अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि इरादे की शक्ति जो होती है वो भी काम करती है। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जाहिर है मुश्किल समय मिलेगा। तो लेखक महोदय कहते हैं कि खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़े जब आप आर्थिक रूप से, है ना, स्वतंत्रता को जीत लेंगे। तो इरादे के नियम से आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। अब दोस्तों, लेखक ये भी कहते हैं कि ये सिक्के का एक पहलू है कि हम अपने माता पिता के अनुरूप हो जाते हैं धन के मामले में, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्रोध और विद्रोह के कारण होता है। अगर संक्षेप में इससे कहें कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने माँ बाप से कितने नाराज हैं। ओके। और देखिए, माँ बाप को बचपन में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, है ना, मम्मी पापा आप यहाँ बैठिए, मुझे आपसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करनी है, आपके पैसे के और जीवन को प्रबंधन करने के तरीके मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए बड़ा होने के बाद मैं अलग तरीके से काम करूंगा, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है ना। इसका उल्टा होता है, हम बौखला जाते हैं, हम उनसे नफरत करने लगते हैं कि बड़ा होकर मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा, मैं हर मनचाही चीज को खरीदूंगा, हासिल करूंगा, और धड़ाम से हम दरवाजा बंद कर देते हैं और मुक्के पर तकिए पर मुक्के मारने लगते हैं। सी गरीब परिवार के वो जो लोग हैं जिनके अंदर बहुत नाराजगी है, बहुत विद्रोह है, बहुत क्रोध है, वो पैसे तो कमा लेते हैं, वो अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक छोटी दिक्कत हमेशा रहती है जो आगे चल के वो बड़ी हो जाती है। वे चाहे कितने ही सफल बने, कितनी कड़ी मेहनत करें, कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर बनने की प्रेरणा की जो जड़ है, उस जड़ में गुस्सा और चिढ़ भरा हुआ है। परिणाम स्वरूप पैसे और गुस्से की कड़ी जुड़ जाती है, और जितना पैसा उनके पास आता जाता है, जितना पैसा बढ़ता जाता है, उतना उनका गुस्सा भी बढ़ता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो थक जाते हैं, उनका हायर सेल्फ उनको कहता है कि गुस्से और तनाव से अभी मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ, मुझे शांति और खुशी चाहिए, मुझे शांति और खुशी चाहिए। और फिर वो मस्तिष्क से पूछते हैं कि क्या किया जाए, तो मस्तिष्क ये कहता है, देखो, गुस्सा अगर छोड़ना है तो पैसे से भी छुटकारा पाना होगा। तो फिर वो फिजूल खर्ची करने लगते हैं, अचेतन रूप से ऐसा करने लग जाते हैं, फिजूल खर्ची करने लगते हैं, गलत निवेश में पैसा बर्बाद कर लेते हैं, तबाह करने वाला तलाक ले लेते हैं, सफलता से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन अभी कम से कम वो सुखी तो है। क्या आपको ऐसा लगता है? गलत, बिल्कुल गलत, है ना। स्थितियां और बिगड़ जाती है। जड़ के बजाय उन्होंने फल से छुटकारा पा लिया है।
गुस्से के बजाय उन्होंने पैसे से छुटकारा पा लिया है ना। बहरहाल माता पिता से नाराजगी असली मुद्दा था और वही हमेशा रहेगा जो कि असली मुद्दा है। जब तक के गुस्से का समाधान नहीं निकलेगा तब तक के वे खुश और शांत नहीं रह सकते, चाहे कितना भी पैसा आ जाए। तो दोस्तों, पैसे की जो प्रेरणा है उसकी अगर जड़ नकारात्मक है, जैसे डर है, गुस्सा है, खुद को साबित करने की अगर चाहत है, योग्यता है, तो पैसा आपको कभी खुश नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी मुद्दे को पैसे से नहीं सुलझा सकते। आइए डर का उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपकी सफलता की प्रेरणा डर है, तो आप मना कर देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या आपके सफलता की प्रेरणा सुरक्षा है, तो आप हाथ ऊपर कर देंगे। लेकिन सुरक्षा की भावना असुरक्षा से उत्पन्न हुई है, जिसका आधार डर ही होता है ना। तो क्या ज्यादा पैसे से डर चला जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं जाएगा। आप देखिए कई सारे पैसे वाले लोग हैं, ज्यादा पैसा कमाने के बाद उनका डर जाता नहीं है, क्योंकि जड़ पैसा है ही नहीं। जड़ पैसा है ही नहीं, जड़ तो डर है। और बुरी बात क्या है पता है? इस डर की आदत हो जाती है लोगों को, है ना, जाने अनजाने आदत बन जाती है कमाने के। जब वो कड़का होता है बंदा, उनके पास पैसा नहीं होता है, तब उनको डर रहता है कि यू नो मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। लेकिन जब वो पैसे कमा लेते हैं तो कमाने के बाद उनका डर और बढ़ जाता है, कहीं मेरी कमाई हुई दौलत चली गई तो लोगों की निगाह मेरे पैसे पर है, मुझे बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब तक मुद्दे की जड़ तक ना जाओ और डर को खत्म ना करो, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं, चाहे कितने भी पैसे आपके पास आ जाए। अगर आपको एक विकल्प दिया जाए कि आप कड़का रहना पसंद करेंगे या दौलतमंद होके पैसे गंवाना पसंद करेंगे, तो आप दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे। लेकिन इन दोनों विकल्प में किसी भी तरह की समझदारी नजर नहीं आती। अच्छा, कुछ लोगों में खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की भावना होती है, वो होती है जड़ में उनके पास। तो लेखक महोदय कहते हैं खंड 2 में इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि ज्यादा दौलत आपको अच्छा साबित नहीं कर सकती। पैसा आपको वो नहीं बना सकता जो आप पहले से नहीं हो। तो मुद्दा क्या है? जैसे डर एक मुद्दा है, डर के जैसे खुद को साबित करना भी एक मुद्दा है, और ये स्वाभाविक जीवन शैली आपकी बन जाता है। आपको ये एहसास ही नहीं होता है कि ये आपको भगाया जा रहा है। आप सफल होने लगते हैं, आप मेहनती होने लगते हैं, आप संकल्पवान होने लगते हैं, और ये गुण अच्छे भी हैं, ये गुण अच्छे भी हैं। लेकिन इकलौता सवाल क्या है कि मूल इंजन क्या है जो इन सबको ड्राइव कर रहा है, जो आपको ड्राइव कर रहा है। तो अगर कहीं तो अवचेतन मस्तिष्क में प्रेरणा जो है खुद को साबित करना है, तो ढेर सारी दौलत भी आपको अंदरूनी दर्द से राहत नहीं दे सकती, है ना। वो लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि चीजें पर्याप्त अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अंदर से ऐसा महसूस करते हैं कि वो खुद पर्याप्त अच्छे नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे लेखक ने कहा था, आपका बाहरी संसार आपके अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब है। आपका बाहरी संसार आपके अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब है। तो अगर आप इस बात पे यकीन करते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आपका विश्वास इस बात को साबित करने में वो वास्तविकता उत्पन्न करेगा कि चीजें पर्याप्त अच्छी नहीं। और अगर आप ये यकीन करते हैं कि चीजें पर्याप्त अच्छी हैं, तो आपका जो विश्वास है, आपका अवचेतन मस्तिष्क है, उस वास्तविकता को पैदा करने लगेगा जिसमें प्रचुरता ही प्रचुरता है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। दोनों ही केस में ये आपकी जीवन शैली बन जाते हैं। तो दोस्तों, गुस्से, डर और खुद को साबित करने को प्रेरणा ना बनाए, इसके उलट उद्देश्य को, योगदान को और खुशी को प्रेरणा बनाए। तो अगर आप खुशी, है ना, आप सुखी होने के लिए पैसे से छुटकारा पाने की जरूरत आपको नहीं होगी। अगर आप योगदान को, उद्देश्य को और खुशी को प्रेरणा बनाएंगे, तो आपको सुखी होने के लिए पैसे से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी होमवर्क ये है आपके लिए कि चेक कीजिए, आप अपने माता पिता के
यानी अगर आपके माता पिता गरीब थे और अगर आप उनके विपरीत चल रहे हैं तो शायद ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर वे सफल थे और आप उनके विपरीत चल रहे हैं तो आप बुरी तरीके से गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में फंस सकते। और दोनों केसेस में ये पहचानना जरूरी है कि आप अपने माता पिता के कितने अनुरूप हैं, और इसके लिए आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। तो होमवर्क ऐसा है दोस्तों कि कागज पेन लीजिए और मेमोराइज कीजिए उन आदतों को जो आपके माता पिता में थी। तो जागरूकता के तौर पर माता पिता की क्या आदतें थी, है ना, आप उनको लिख लीजिए और आप उनके अनुरूप हैं या उनके विपरीत है ये भी लिख लीजिए। और समझ अंडरस्टैंडिंग का होमवर्क ये है कि उन उन आदतों की वजह से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है वो भी लिख लीजिए। और अलगाव अलगाव क्या है कि ये समझना जरूरी है आपको कि ये जीवन शैली आपने सीखी है ना, ये आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। आपके पास इसी वक्त बदलने का विकल्प मौजूद है, आपके पास इसी वक्त बदलने का विकल्प मौजूद है। तो आइए एक घोषणा करते हैं, अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूं। पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूं। पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूं। और दोनों उंगलियां सर पे रख के कहिए, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड, आई हैव अ मिलेनियर माइंड। तो दोस्तों मेरा नाम जगदीश भगत है, फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से आप ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं। और हम कई सारे ट्रेडर्स को, हजारों ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से उनकी कैश फ्लो बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी कैश फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया नीचे दी गई व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जहां पर हम आपको अगली होने वाली फ्री वेबिनार के बारे में अवगत कराएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।